नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बिहार स्पेशल का सीरीज़ देंगे, तो हमने ऑलरेडी आपको 4 वीडियोज़ दे दिया है। उस सीरीज़ में आज ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम बिहार के मध्यकालीन समय की घटनाओं को कवर करेंगे, यानी कि मिडिवल पीरियड ऑफ बिहार में क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम रेफरेंस लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। ठीक है। और इनका जैसे रूल खत्म हुआ, उसके बाद से कोई इतना मजबूत राजा उभर के सामने आया ही नहीं। छोटे 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 फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है। अब छोटे 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 अगर ऐसे राजा रहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपस में लड़ते रहेंगे ना। अरे, रक्षा सबकी करने के लिए एक कोई मजबूत इंसान चाहिए ना, जिसके अंडर जिसके छत्र छाया में बाकी लोग राज करें। तो वैसा कोई मजबूत शासक तो था नहीं। अब सारे छोटे छोटे थे। तो उसमें होता क्या था, इस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? मत्स्य न्याय। इसमें क्या होता है, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जा रही है। मतलब ये जो साम्राज्य थे ना, इसमें जो एक बार मजबूत पड़ा वो आपसे अपने से कमजोर वाले को अपने में समाहित कर लेता था। अब इससे क्या था कि इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हर कोई इस चीज़ से परेशान था। हर कोई चाहते थे कि नहीं, स्थायित्व आए। तो इसके वजह से सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिल के किसी एक को हम लोग राजा चुन लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके का जो मध्यकालीन भारत में पहला इलेक्शन हुआ लोकल चीफ्स का, इस एनार्की को ख़त्म करने के लिए। ठीक। तो इससे जो राजा बने उनका नाम क्या था? गोपाला। मतलब अब जो गोपाला को ये इलेक्ट किया गया था, तो ये इलेक्शन के बारे में, ये साउथ एशिया में जो इलेक्शन था, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलता है? कलीमपुर कॉपर प्लेट से। ठीक है। इसको ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। और इनके कैपिटल्स जो थे वो कहाँ कहाँ पे थे? इनिशियली गौर में थे, बाद में इन्होंने पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया, और देवपाला के टाइम पे मुंगेर की तरफ शिफ्ट किया गया था। महत्वपूर्ण राजा थे, उनके बारे में हम देखते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो गोपाल। गोपाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उन्होंने उदांतीपुर यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, इसकी स्थापना कराई थी। पीवाईक्यू है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना ही रखना है। और डेमोक्रेटिक तरीके से इनको पहली बार चुना गया था एज राजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगले महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हम जानेंगे वो हैं धर्मपाल। धर्मपाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके टाइम पे कन्नौज, कन्नौज को बोला जाता था मध्यकालीन भारत में कि जिसने कन्नौज पे राज कर लिया वो भारत के बिल्कुल हृदय पे बैठा हुआ है। इसने, जिसने कन्नौज पे राज कर लिया उसने पूरे भारत पे राज कर लिया। तो यहाँ पे बहुत ही बुरा एक स्ट्रगल चल रहा था इनका। किसके साथ? एक तरफ तो ये पाल पड़े हुए थे, दूसरी तरफ पड़े हुए थे गुर्जर पत्रिहार, और तीसरी तरफ कौन पड़े थे? राष्ट्रकूता पड़े थे। तो इस पूरे युद्ध में इन्होंने जीत हासिल की, और ये जीत हासिल करने के बाद से जो धर्मपाल थे उनको टाइटल क्या दिया गया? उत्तर पथ स्वामी का उपाधि दिया गया। ठीक है। धर्मपाल के साथ जो दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। और साथ ही साथ इन्होंने सोमपुरा महावीरा भी स्थापित किया था। सोमपुरा महावीरा अभी कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसको, सोमपुरा विलेज को चलाने के लिए इन्होंने 200 विलेज से जो भी इनको रेवेन्यू मिलता था उसको वहाँ पे दान देने का भी निश्चय लिया था। ठीक है। अब अगले महत्वपूर्ण जो राजा हैं वो हैं देवपाल। इसमें बस आपको एक चीज़ देखना है कि इन्होंने कैपिटल जो है अपना मुंगेर में शिफ्ट किया था, और इनके टाइम पे जो शैलेंद्र वंश हुआ करता था, कहाँ का? इंडोनेशिया का, उसको स्वर्ण भूमि बोलते थे। इसके राजा थे बलदेव पुत्र। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनको एक मोनेस्ट्री बना दिया जाए, तो इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को मान लिया था और नालंदा में मोनेस्ट्री बनाने की इजाज़त इन्हें दी थी। अगले महत्वपूर्ण शासक महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण थे ये। क्यों? बहुत हिम्मत का काम किया था। किससे लड़े थे? राजेंद्र चोल वंश से, जिनका पूरा पूरा इंडियन ओशन पर उस टाइम पे कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है। ऑल्दो इसके बाद से वो बहुत कमज़ोर हो गए, और फिर जो आखिरी रूलर थे रामपाल रहे, जिसके बाद से पाल वंश की समाप्ति हो गई। जब पाल वंश का पतन हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, पावर वैक्यूम जैसे क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई दूसरी पावर आ ही जाती है। तो पाल वंश जैसे जैसे कमज़ोर पड़ा, तो मिथिला रीजन में कौन उभरा? कर्नाटक डायनेस्टी। ठीक है। और नॉर्थ साइड में कौन से पावर आ रहे थे? इस्लामिक पावर। उनका बाह्य आक्रमण हो रहा था। ठीक है। और जो बंगाल का रीजन था उसमें कौन से थे? सेना डायनेस्टी। इनका राइज हो रहा था। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ बंगाल साइड में सेना डायनेस्टी आ रही है, ऊपर की तरफ आप देखिए कर्नाटक डायनेस्टी आ रही है, बिहार की तरफ, बिहार के मिथिला रीजन में, और सेना डायनेस्टी जो है ये बंगाल की तरफ आ रही है, और ये नॉर्थ की तरफ कौन से आ रहे हैं? इस्लामिक रूलर्स आ रहे हैं। ठीक है। ये एक मोटा मोटी उस टाइम का आप डायग्राम समझ लीजिए। अब सेना डायनेस्टी की हम बात करते हैं, जिनका उदय बंगाल में हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? लक्ष्मण सेना। लक्ष्मण सेना के टाइम पे क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे आक्रमण किया था। वैसे तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं थी, नकारा ही थे ये गोरी के लिए। तो अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए, अपनी एक तरीके से अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं, हमारा भी कोई अस्तित्व है, इन्होंने बंगाल पे आके आक्रमण किया। और इनका बंगाल पे जो आक्रमण हुआ था वो इतना आक्रामक हुआ था कि लक्ष्मण सेना जो है वो वहाँ से भाग निकले। ठीक है। ये लिटरेचर के बहुत शौकीन हुआ करते थे, इसलिए इनके टाइम पे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, ये इनके दरबार का हिस्सा थे। साथ ही साथ दूसरे एक स्कॉलर जिनका नाम था हालायुद्ध, ये भी इनके दरबार में ही पाए जाते थे। जैसा कि आपको बताया मैंने कि
जब पाल डायनेस्टी का पतन हो रहा था तो मिथिला रीजन में कर्नाटक डायनेस्टी का उदय हुआ। अच्छा, जो मिथिला डायनेस्टी, मिथिला में ये जो कर्नाटक डायनेस्टी का उदय हुआ, इसको गोल्डन एज ऑफ मिथिला भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। जो भी आज हम चीज़ें देखते हैं ना आर्ट एंड कल्चर के रूप में, मिथिला मैथिली लैंग्वेज हो गया, जो मिथिला पेंटिंग हो गई, जो मिथिला का एक कल्चर है, ये सारा कुछ कब हुआ था? आप देखिए ना, जब कोई भी राज्य बहुत लंबे समय तक रहता है, उसको अगर राज्य को स्टेबिलिटी मिलती है, तभी वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो पाता है। तो इसने बहुत स्टेबिलिटी देने का काम किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था नन्यादेव। और अगर रीजन की बात करें तो उस टाइम मिथिला रीजन में हमारा तिरहुत, चंपारण, दरभंगा, ये सारा रीजन आते थे। इसका इनिशियल जो राजधानी थी वो सिमराव में थी, जो कि आज के चंपारण में है। बाद में इसको शिफ्ट किया गया कमलादित्य स्थान, जो कि आज के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसमें अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनका नाम है गंगा सिंह देवा। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी दरभंगा में बनाई, और ये पहले शासक थे जिन्होंने मिथिला में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको आप देख लेंगे। फिर आते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया था। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि बंगाल में कौन था, याद करिए, सेना डायनेस्टी थी। अब देखिए, सेना डायनेस्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ बिहार में कौन है, कर्नाटक डायनेस्टी। तो इनका आपस में लड़ाई तो चल रहा होगा ना, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो इनका दोस्त कौन बन गया? बख्तियार खिलजी, है ना। तो इसलिए इन्होंने बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया था। हरसिम्हादेव इस कर्नाटक डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे। इनके टाइम पे ज्योतिश्वर ठाकुर नाम के एक स्कॉलर हुआ करते थे, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर फर्स्ट पोज वर्क इन मैथिली। मतलब देखिए, मैथिली लिटरेचर की शुरुआत तभी से होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब चूंकि पढ़े लिखे लोग थे ये लोग, लिटरेचर आर्ट इसमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, इसलिए जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था कर्नाटक डायनेस्टी पे, तो ये लड़ नहीं पाए, ये नेपाल की तरफ भाग गए। तो जैसे ही ये नेपाल की तरफ गए, तो अब किसी ना किसी को तो वहाँ पे राजा बनाया जाना था, या राजा का प्रतिनिधि बनाया जाना था। तो तुगलक ने जो इनके प्रीस्ट थे, यानी कि उनके जो पुजारी थे कामेश्वर ठाकुर जी, इनको ही वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। राजा बोलिए या गवर्नर बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है, गवर्नर नियुक्त कर दिया कि भाई आप तुगलक के बिहाफ पे यहाँ पे शासन कीजिए, ठीक है। तो कामेश्वर ठाकुर जी जो थे, अब चलिए इनको तो तुगलक ने अपॉइंट कर दिया, बट इनके बेटे जो थे थोड़े ज़्यादा एस्पिरेशन लिखे। इनका नाम क्या था? जयापति ठाकुर। पहले ऐसे ही होता था, मान लीजिए किसी को गवर्नर बना दिया गया ना, तो जनरली गवर्नर का बेटा ही गवर्नर होता था, ठीक है। और जैसे वो मजबूत पड़ते थे, वो जो राजा होते थे उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। तो जयपति ठाकुर थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और ओनिवार वंश की स्थापना कर दी। ओनिवार वंश में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट एक चीज़ देखने वाली है कि इस ओनिवार वंश के दौरान एक बहुत प्रोमिनेंट पोएट थे, जिनका क्या नाम था? विद्यापति ठाकुर। और ये किस राजा के टाइम पे थे? राजा शिव सिंह के टाइम पे ये हुआ करते थे। ये उनके कोर्ट पोएट थे और पुजारी भी थे। इनको क्या बोला जाता था? मैथिली कवि कोकिल। मैथिली कवि कोकिल किसको बोला जाता था? विद्यापति ठाकुर को बोला जाता था। किसके टाइम पे थे ये? राजा शिव सिंह के टाइम पे थे। कौन सा वंश था? ओनिवार वंश हुआ करता था, ठीक है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। पदावली, कीर्तिलता, एक दो याद रख लीजिए आप, हो सकता है कभी से सवाल आ जाए। जब ओनिवार वंश समाप्त हुआ तो किस वंश का उदय हुआ? खंडवाला डायनेस्टी। खंडवाला डायनेस्टी मतलब दरभंगा राज, जो आज के टाइम पे हम सुनते हैं, किसके अंडर? महेश ठाकुर के अंडर। इन्होंने भी काफ़ी स्टेबिलिटी देने का काम किया, जिनका नाम आप देखिए आज भी मॉडर्न डे तक हम लोग दरभंगा राज का नाम सुनते रहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मिडिवल टाइम में हम देखते हैं कि टर्किश इन्वेजन जो है भारत पे शुरू हो चुका था, और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत भी की थी। तो उसमें ही एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, जिनका नाम था बख्तियार खलजी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। तो इनको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू देता नहीं था वहाँ पे, तो इनको क्या था? अपना वर्थ साबित करना था। अब ये दिल पे लेके उस बोझ को कि नहीं नहीं, हमें तो अपना अस्तित्व दिखाना ही है। ये आगे बोले कुतुबुद्दीन ऐबक को कि हम ना आपको बिहार बंगाल ये सारा जीत के दिखाएंगे, है ना। तो बड़े जोशो खरोश से वो निकले और आके यहाँ बिहार में अटैक किया, और अटैक ऐसा किया कि पूरा गंध मचा दिया। मतलब कुछ होशो हवास नहीं रहा। यही रहता है ना इंसान को, कि फेम पाने के लिए नशे में कोई कुछ भी कर पड़ता है। अब ये गए, इनको कोई मतलब नहीं है। नालंदा, उदंतीपुरी, विक्रमशिला, जितने भी हमारे पढ़ने के स्थान थी, पूरा तोड़ फोड़ दिया, पूरा तहस नहस मचा दिया, है ना। फिर उसके बाद से क्या किया? अब अपने नाम पे एक जगह भी रख लिया, बख्तियारपुर। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, पटना में है, ठीक है। मिथिला में भी इन्होंने इन्वेजन किया, वहाँ भी गए, वहाँ भी लड़े। वहाँ कर्नाटक डायनेस्टी जो चल रही थी नरसिंह देव के अंडर, उनसे भी लड़ाई की इन्होंने। बाद में क्या हुआ? इनको इन्हीं के एक ऑफिसर थे अली मर्दान, जिन्होंने मार दिया। और इनको मारने के बाद से इनको कहाँ पे दफनाया गया? बिहार शरीफ में ही। मतलब जहाँ पे ज्ञान को ख़त्म किया, वहाँ ज्ञान को ख़त्म करने वाला भी दफन हो गया। और इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हसन निजामी की रचना जो है ताज उस मसीर, इससे हमें इन सारे घटना के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ताज उस मसीर, हसन निजामी, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी टू सुर डायनेस्टी एरा, है ना। पहले स्लेव डायनेस्टी थी, और वहाँ से हमारा महान बिहारी कौन? शेरशाह सूरी। तो वहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके पहले हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी जो है, इसको किसने मारा? अली मर्दान ने, ठीक है। अब अली मर्दान को मार के कौन आया राज करने? इवाज खिलजी, ठीक।
इवाज खिलजी के टाइम पे फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश का इन्वेजन हुआ और इल्तुतमिश ने क्या किया, इवाज खिलजी को हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद से क्या किया, भाई शासन तो वो खुद रह के नहीं कर सकता था ना, अपना कोई गवर्नर नियुक्त करेगा। तो मलिक अलाउद्दीन जानी जो है इसको अपना सूबेदार यहाँ पे नियुक्त करके ये चले गए। अब जैसे ये गए, इवाज वापस से आ गया, इसने फिर मलिक को मार के भगा दिया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जो इल्तुतमिश के बेटे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, इन्होंने इवाज खिलजी को ख़त्म किया और बिहार, अवध और लखनौती उस टाइम का जो रीजन हुआ करता था उस पर अपना शासन पक्का किया। इल्तुतमिश के डेथ के बाद जैसा कि बताया गया कि कोई भी एक मजबूत रूलर होते थे, उनकी डेथ होती थी तो धीरे धीरे बाकी राज्य पे क्या है, ग्रिप कमजोर होना शुरू हो जाता था। तो जो भी गवर्नर होते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर देते थे। तो दिल्ली का तो ग्रिप कमजोर होना शुरू हो गया बिहार पे। फिर क्या हुआ, अब तुगरील खान हुआ करते थे उस टाइम पे लखनौती पे, इन्होंने अपने आप को अलग वो घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर दिया। तो बाद में जब बलबन आए तो बलबन ने तुगरील खान को हराया, लखनौती में के जो तुगरील खान थे इनको हराया, और अब के जो बेटे इनके हुआ करते थे बलबन के, बुगरा खान, इनको रूलर घोषित करके गए यहाँ का। अब हम देखते हैं खिलजी के शासन के बारे में। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जाने का कोई मतलब तो है नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है ये आपको हम बता के सीधा सीधा चलते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड मेजरमेंट, और 50% जो क्रॉप का रेवेन्यू होता था उसको एज ए टैक्स लिया करते थे ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। आपसे पूछ लेंगे कि लैंड मेजरमेंट के हिसाब से किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कितना टैक्स लेते थे, 50% लेते थे। और इनके जो कॉइन्स हैं हमको कहाँ कहाँ पे मिले हैं, भोजपुर और लखीसराय में मिले हैं। तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने बिहार में बंगाल को इन्वेट किया था। ठीक है, जब यहाँ पे इन्वेट किया उन्होंने तो मिथिला के जो राजा थे उस टाइम पे कौन थे, हरि सिम्हादेव, कर्नाटक डायनेस्टी। ठीक है, इन ये क्या हुआ फिर, हरि सिम्हादेव नेपाल चले गए थे, नेपाल भाग गए। फिर क्या हुआ, इनके जो पुजारी थे कामेश्वर ठाकुर, इनको तुगलक ने वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। फिर इनके बेटे जो थे कौन, जयपति ठाकुर, इन्होंने ओनिवार डायनेस्टी की रचना की थी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो आपको अब ऊपर से कनेक्ट हो रहा है ना, जो हमारा पीछे का डिस्कशन था। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक सन की राजा है ना, बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए, पता ही होगा आपको। तो इसने जब ये आया तो इन्होंने क्या करा था, दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था अपने नाम पर। ठीक है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये कहाँ पे मिलता है, फिरोज शाह तुगलक का हमको इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, बिहार शरीफ में मिलता है। ठीक है, और मलिक इब्राहिम बाया, इनका मकबरा कहाँ है, पीर पहाड़ी हिल, बिहार शरीफ। इसको भी रट्टा मार लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ लें। ठीक है, सूफी लिटरेचर की हम बात करें तो मलफूजात, इसको किसने लिखा है, शरफुद्दीन यहया मनेरी, PYQ। मनाकिब उल असफिया, ये किसने लिखा, हजरत शाह फिरदौस। देखिए, बिहार में अगर पूछा जाएगा ना कि कौन सा सिलसिला चल रहा था सूफीज़म का, तो ध्यान रखिएगा कि इन जनरल फिरदौसिया सिलसिला ही बिहार में चला है, ये एक ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, चेरो डायनेस्टी कुछ टाइम के लिए आया था। चेरो डायनेस्टी में बस आपको याद रखना है कि इनके टाइम पे जगदीशपुर फेयर जो है ये शुरू हुआ था फूलचंद के अंडर, और इसके बड़े प्रोमिनेंट जो रूलर थे इनका नाम मेदिनी राय हुआ करता था। एरिया आप देख सकते हैं, बट एरिया कोई बहुत ऐसा डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी एरिया हुआ करती थी, कोई एक गांव आज इनके अंडर है, कल दूसरे राजा के अंडर है, तो एक मोटा मोटा एरिया का आपको आइडिया दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उज्जैनिया डायनेस्टी, उज्जैनिया डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुए थे, उज्जैन से। इनको उज्जैनियास कहाँ पे बोलते थे, बिहार में बोलते थे। इन्होंने कौन सा क्षेत्र पे कंट्रोल किया था, भोजपुर में, आज का जो आ रहा है वहाँ पे, और वहाँ के जो चेरो रूलर थे उनको हटाया था। इसके जो एक प्रोमिनेंट रूलर थे उनका नाम क्या था, देवराज या संतान सिंह, और इन्होंने अलायंस किया था शेरशाह सूरी के साथ। क्यों, बंगाल सल्तनत के जो राजा थे उनको हराने के लिए। ठीक है, क्यों भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, कहाँ पे थे, आरा पे, इनको तो दिक्कत हो रहा था ना। तो फिर उज्जैनिया ने क्या किया, बंगाल वालों को हराने के लिए शेरशाह सूरी के साथ समझौता किया। अब देखते हैं नुहानी डायनेस्टी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल आया हुआ है। सिकंदर लोधी के टाइम पे शुरू हुआ था, और इन्होंने क्या किया था कि दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था, यानी इनके गवर्नर हो गए। पर क्या हुआ, जैसा कि पहले आपको बताया है, इनके बेटे बहार खान नुहानी बहुत एस्पिरेशनल। ठीक है, नया खून, नई जोश, नई रवानी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और फिर एज्यूम किया कौन सा टाइटल, सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, अब ये बात तो दिल्ली वालों को अच्छी नहीं लगी, भैया कौन कौन राइज हो गया हमारे अगेंस्ट, है ना। फिर आए बाबर, अब बाबर के साथ हुआ इनका युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा जब हुआ बाबर के साथ, तो फिर उन्होंने हाथ पांव जोड़ लिया, ठीक है भैया हम मान गए, हम आपके ही अंडर हैं, हम आप ही की बात सुनेंगे। ठीक, इनके अगले जो सक्सेसर आए उनका नाम था जलाल खान नुहानी, और जलाल खान नुहानी के ही टाइम पे कौन आए, शेर शाह सूरी, प्रोटेक्टर एज अ मिलिट्री कमांडर, ये बंदा आ गया, इनकी हो गई एंट्री। ठीक है, अब जैसे देखिए शेर शाह सूरी पिक्चर में आ गए, बड़े एस्पिरेशनल, तो जैसे जैसे नुहानी का डाउनफॉल होगा वैसे वैसे शेर शाह सूरी का उत्थान होगा, वैसे वैसे इनका राइज होगा। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए, बड़े कम टाइम के लिए थे, 5 साल के लिए थे, लेकिन इतना इम्पैक्ट था ना, इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ गए कि आज तक हम इनको बड़े, जितने भी बिहारी बड़े शान से इनका नाम लेते हैं। रियल नाम जो इनका फरीद खान था, और इनको टाइटल शेर खान दिया था किसने, सुल्तान मोहम्मद ने। कैपिटल इन्होंने अपने सासाराम में बनाया था पहले, क्योंकि वहीं से आसपास से इन्होंने अपने राजपाट की शुरुआत की थी, और बाद में उसको पटना भी शिफ्ट किया था।
ठीक है। जो सूरी ने जो भी लड़ाई लड़ी वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वीरता के साथ लड़ते थे और बहुत जल्दी राइज किया इन्होंने, है ना। इतने कम टाइम पे इतना जल्दी राइज करना और इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत ही उदाहरणीय बात है। तो इनकी जो पहली लड़ाई थी सूरजगढ़, बैटल ऑफ सूरजगढ़, किसके साथ हुई थी? महमूद शाह बंगाल के, और यहाँ भी ये जीते थे। तब इनको टाइटल क्या दिया गया था? हजरत आला। फिर अगली लड़ाई बैटल ऑफ चौसा, किसके साथ? हुमायूं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट फिगर जिसने पूरे भारत पे, मतलब पूरे नॉर्थ भारत पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ भिड़ गया ये इंसान। मतलब इतना हिम्मत उस टाइम पे दिखाना, और यहाँ जीतने के बाद से इनको क्या नाम दिया गया? शेर शाह। ठीक है। फिर इसके बाद भी हुमायूं दोबारा लड़े। जब हुमायूं की दोबारा लड़ाई हुई फिर भी शेर शाह जीते, ठीक है। और ये कहाँ लड़ाई हुई थी? कन्नौज में 1540 में। और यहाँ पे तो ऐसा लड़ा बंदा, ये ऐसा लड़ा कि इन्होंने हुमायूं को खदेड़ ही दिया बिहार से, बिहार ही से नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से। हुमायूं को यहाँ से भाग के वापस पर्सिया जाना पड़ गया, है ना। इस तरीके से इतना ड्रामेटिक राइज हुआ इतने कम टाइम में, 2-3 साल के टाइम में। देखिए किस तरीके से ये बंदा राइज कर गया, है ना। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया शेर शाह सुल्तान आदिल, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो आज हम लोग सुनते हैं, ठीक है, ये इनका ही न्यू डाला हुआ था। और ये तब कहाँ से कहाँ हुआ करता था? चिटगांव, जो कि आज के बांग्लादेश में, चिटगांव से लेके आज के काबुल तक। इन्होंने रुपया नाम से सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। और इनका डेथ कैसे हुआ? डेथ हुआ इनका कलिंजर फोर्ट। जब कलिंजर फोर्ट, ये कलिंजर का किला जीते, वहाँ इनका डेथ हुआ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सेलिब्रेटरी फायर करते हैं ना, जैसे शादी वादी में एकदम हवाई फायरिंग करते हैं। तो भाई बड़े राजा थे, बड़ी जीत थी, अब हुआ कि नहीं तोप का गोला छोड़ेंगे तब अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। अब यही उल्टा हो गया, तोप का गोला छोड़ने गए, गोला उल्टा फेंक दिया, इन्हीं के ऊपर लग गया और इनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो इनका मकबरा जो है वो कहाँ पे रखा गया है? सासाराम में। और बड़ी ही अच्छी जगह है। मतलब आप देखिएगा ना, मतलब मुगलों के पहले आप देखिए, मुगल के टाइम पे तो बहुत बाद में मकबरे वगैरह सब बनना शुरू हुए, लेकिन शेर शाह का जो मकबरा बना है उसके चारों तरफ किस तरीके से पानी है, पानी भरा हुआ है, और उसका टॉम जो देखने वाली है, मतलब इसकी अजीब ही एक अलग ही खूबसूरती है। अब चूंकि शेर शाह का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बल के आधार पे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शासक बन पाएंगे। तो इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। अब उस डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं। जो इनका फिनांस डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका नाम था दीवान वजारत, और इसके हेड होते थे वजीर। जो उनका सेक्रेटेरिएट हुआ करता था उसका नाम था दीवान अर्ज, और उसके हेड होते थे दाबिर। जो करस्पॉन्डेंस था, मतलब पोस्ट वोस्ट जो चलता था, उसका नाम था दीवान इंशा। जो रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे उनका नाम था दीवान रिसालत। और जो जस्टिस दिया करते थे उसका नाम था दीवान कज़ा। दीवान कज़ा, तो इसका हेड कौन होगा? कज़ा से काजी, ठीक है। न्याय कौन देता था उस टाइम पे? काजी, वही हुआ करते थे ना। ठीक वैसे ही आप देख लेते हैं वजारत से वजीर। वजीर क्या करते थे? फिनेंशियल मैटर डील करते थे ना, मंत्री, ठीक है। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आप सब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन देखिए। एक तो पूरा राज्य हो गया, अब राज्य में कुछ जिले हो गए। तो उनके टाइम पे जो जिले होते थे उसको ये सरकार बोलते थे, है ना। इस तरीके के लगभग 66 जिले हुआ करते थे। और उसके हेड को क्या बोलते थे? सिकदर, मतलब उस टाइम के डीएम, इनके टाइम के, उसको क्या बोलते थे? सिकदर। सरकार के नीचे आता था परगना, इसके हेड को बोलते थे मुंसिफ। और उसके नीचे आता था गाँव या विलेज, ठीक है, जहाँ जिसका रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे पटवारी और कानूनगो, ये लोग वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब रेवेन्यू सिस्टम भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना आप। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत इफिशिएंटली टैक्स को कलेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इन्होंने कौन सी व्यवस्था रखी थी? रायतवाड़ी सिस्टम रखा था, ठीक है। जितने भी लोग थे जो हमारे किसान थे उनसे वो डायरेक्ट टैक्स लिया करते थे। कितना लेते थे? 1/3 टैक्स लेते थे, ठीक। और जब्त सिस्टम बोलते हैं। जब्त सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हवा में नहीं, लैंड का असेसमेंट कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे लैंड का असेसमेंट कर लेना, ठीक है। लैंड का असेसमेंट किया, इसको बोलते हैं जब्त सिस्टम। असेसमेंट कैसे करते थे? किसी चीज़ से तो नापेंगे, तो जो सिकंदर लोधी का गज सिकंदरी था उसको स्टैंडर्ड लेते थे, इससे उसको नापते थे ये लोग, ठीक। जो भी किसान होते थे उनको डायरेक्ट पट्टा दिया जाता था, टाइटल डीड, और उनसे एग्रीमेंट कराया जाता था जिसको कबूलियत बोलते थे। अब देखते हैं हम लोग कि अफगान रूल जो है वो कैसे खत्म हुआ और मुगल्स किस तरीके से पिक्चर में आए। देखिए शेर शाह की जैसे मृत्यु हुई उसके बाद से कौन आ गए? ताज खां कर्रानी। इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे रखा था? बिहार शरीफ में। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम क्या था? सुलेमान कर्रानी। इन्होंने अकबर के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। अगले जो रूलर इनके बाद आए उनका नाम क्या था? दाऊद खां कर्रानी, जिन्होंने रिवोल्ट किया, मतलब अकबर के अगेंस्ट, बोले कि हम आपके स्वामित्व को नहीं मानेंगे। तो फिर अकबर ने इनसे लड़ाई करी, बैटल ऑफ राजमहल, जहाँ पे ये हारे, ठीक है। और हारे तो फिर अकबर के स्वामित्व को मान लिया। देखते हैं बिहार में मुगल डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जिसमें बाबर ने सुल्तान मोहम्मद लोदी को हराया। 1531 में हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर अटैक किया। 1532 में नुहानी डायनेस्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि हुमायूं ने हरा दिया था इनको, ठीक है, दोहा सराय में। नुहानी डायनेस्टी के बाद से फिर किसका राइज होता है? शेर शाह का, ठीक। इनके बाद से फिर कौन आते हैं? कर्रानी। यही थे कर्रानी, जिसमें से अगले एक रूलर थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया। दाऊद खान कर्रानी उनका नाम था। तो अकबर ने उनको हरा दिया, कहाँ पे? बैटल ऑफ राजमहल में, ठीक है। PYQ है, याद रख लेंगे। मुगल गवर्नेंस इन बिहार। अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। 1574 में क्या हुआ था? पटना मुगल्स ने सीज कर लिया था दाऊद खान से। 1576 में बिहार को एक अलग सूबा घोषित कर दिया गया। इसको भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1576 में बिहार को एक अलग सूबा घोषित किया गया, ठीक है।
जहांगीर के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रिंस परवेज हुआ करते थे, जहांगीर के बेटे हुआ करते थे, उनको गवर्नर बनाया गया बिहार का। ये पहले मुगल प्रिंस थे जिनको बिहार का गवर्नर बनाया गया था। शाहजहाँ के टाइम पे देखते हैं, इनके गवर्नर्स के नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो सैफ खान थे, इन्होंने शाहिद गाह बनवाया था पटना में, और शाइस्ता खान, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नोकझोंक शुरू हो गई। बाकी डिटेल देखेंगे मॉडर्न में। औरंगजेब के टाइम पे मुर्शीद कुली खान, ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा ना, अब सारे नाम आपको सुने सुने लगेंगे, है ना। जो बंगाल का इतिहास शुरू होता है मॉडर्न टाइम में, वो देखिए यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। तो 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान थे, इनको बंगाल का दीवान बनाया गया। 1702 में प्रिंस अजीम जो थे, उनको क्या भी बोला जाता था, अजीम उस शान, इनको सूबेदार बनाया गया, ठीक है। और इन्होंने पटना को रिबिल्ड किया एज अजीमाबाद, मतलब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अजीमाबाद। किसके टाइम पे हुआ था ये, औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए बाद में लेटर मुगल टाइम पे क्या हुआ था, बहादुर शाह वन या शाह आलम वन, इनके टाइम पे क्या किया गया, ये प्रिंस अजीम उस शान थे ना, इनका प्रमोशन हो गया, इनको अब बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर बिहार का, मतलब पूरा पूरा बिहार का कमान इनके हाथ में दे दिया गया, ठीक है। और फारूक सियार जो थे, जिनको बंगाल का नवाब बनाया गया था, उनकी ताजपोशी कहाँ की गई थी, पटना में ही की गई थी, है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो मेजर इवेंट्स थे मध्यकालीन बिहार के, वो हमने आपको बता दिया है। अब कुछ अलग से हमको ये देखने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस जो फैक्शन था, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इससे सवाल हमको बहुत ज़्यादा मिला है पीवाईक्यू में, है ना। तो इसको देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे हिंदुइज्म में अगर हम देखते हैं, तो विष्णुपद टेम्पल कहाँ है, गया में है। कौन सी नदी के किनारे है, फाल्गु नदी के किनारे है। किसने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। विष्णुपद टेम्पल पिछले साल का क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ये। सिखिज्म की बात करें तो गुरु नानक देव जो थे, वो पटना में आए थे, कब, 1509 ईस्वी में, ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म जो है ये पटना साहिब में ही हुआ था, और इन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, जो पवित्र ग्रंथ है, इसको फाइनलाइज किया था इन्होंने। जो 5 तख्त हैं सिखिज्म के, उसमें से एक तख्त जो है वो पटना साहिब भी है, जिसको क्या बोलते हैं, तख्त श्री हरमिंदर साहिब, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है, ठीक। अब बात करते हैं हम सूफिज्म की। इस्लाम में जो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे एक फैक्शन चला था सूफिज्म का, ठीक है, जो गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ के देखता था। तो इसमें बहुत सारे सिलसिले थे, जैसे चिश्तिया सिलसिला हुआ, फिरदौसिया सिलसिला हुआ। तो आप याद रखेंगे कि इन सारे सिलसिलों में फिरदौसी सिलसिला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिहार में मोस्टली यही था। और इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रीचर थे, जिनका नाम था शरफुद्दीन यहिया मनीरी, ठीक है। इनको फिरदौसी भी बोलते हैं, और इसके अराउंड सवाल आया भी हुआ है, तो आप इनको देख लेंगे। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की थी, जैसे मकतूबात ए सादी, फवाद ए रुकनी, ये सब नाम आप याद रख सकते हैं। इनकी जब मृत्यु हुई थी, तो इनका मकबरा जो है ये बनाया गया है बड़ी दरगाह बिहार शरीफ में, ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जिससे हमें मध्यकालीन बिहार के बारे में पता चलता है। देखिए इससे सवाल आपको मिल जाता है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा हुआ इन सारी चीज़ों को, तो हमने एक जगह कंपाइल कर दिया है, एक बार आप लोग को बता देते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे पर्शियन अगर टेक्स्ट की हम बात करें और अरबिक टेक्स्ट की, तो तबाकत ए नसीरी किसने लिखा था, मैंने लिखा था नहीं, मेरे नाम के और भी लोग थे मुझसे पहले, मिनहाजुस सिराज, इन्होंने लिखा था तबाकत ए नसीरी, ठीक है। तुजुक बाबरी किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल। तारीख शेरशाही किसने लिखा, अब्बास सरवरी, ठीक है। अब इस पे मत चले जाइए कि तुझे बाबर ने लिखा तो तारीख शेरशाही ने लिखा है, नहीं, ये किसने लिखा था, अब्बास सरवरी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का आप, है ना, ब्लंडर नहीं करेंगे। तारीख फिरोज शाही ये किसने लिखा, जियाउद्दीन बरानी ने, ठीक है। अब कुछ हमारे यहाँ भी तो चल रहा था ना, लैंग्वेज लिटरेचर पे काम चल रहा था, ठीक है, जैसे मैथिली में काम हो रहा था, संस्कृत में काम हो रहा था, तो इसमें देखते हैं। विद्यापति थे, मैथिली कोकिल, इन्होंने क्या लिखा, कीर्ति कला और क्या, कीर्ति पथका। वैसे ज्योतिश्वर ठाकुर, इन्होंने कौन सी रचना की, वर्णा रत्नाकर। वैसे चंद्रेश्वर वशपति, इन्होंने कौन सी रचना की, राजनीति रत्नाकर। अब सूफी लिटरेचर देख लेते हैं हम लोग। जो भी बायोग्राफीज लिखी जाती थी ना, उस बायोग्राफीज को हम लोग क्या बोलते थे, तजकिराज, तजकिरा। जो भी बायोग्राफी होती थी उसको क्या बोलते थे, तजकिरा, ठीक है। जो लेटर्स लिखा करते थे ये लोग, उसको क्या बोलते थे, मकतूबात। और जो इनकी बातें होती थी उसको क्या बोलते थे, मलकुजात। अब देखिए जो भी हो सकता था बिहार के मेडिवल हिस्ट्री के लिए, उसको ना बिल्कुल पीआईक्यूज देख के, और जितना निचोड़ा जा सकता था वो तोड़ तोड़ के, निचोड़ के जितना छोटा कर सकता था वो हमने करके आपको दे दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सेंस बनता है इधर उधर आपको भटकने का, इधर उधर जाने का, है ना। आप इसी वीडियो को देख लीजिए, 2-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितना समझ आता है देख लीजिए। पीआईक्यूज इसमें पूरा कवर हो ही गया है। जो भी एक फ्लो बनाने की चीज़ है ताकि क्रोनोलॉजिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वो भी हमने इसमें कर ही दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा भटकने के लिए हमारा सजेशन तो नहीं होगा, आप इतना देख लीजिए। आपके मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी ये सफिशिएंट है, जो बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा होगा। देखिए 5 वीडियोस हमारा हो गया बिहार सीरीज में। एक पीवाईक्यू डिस्कशन भी हमने कर लिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू डिस्कशन, टिप्स एंड ट्रिक्स बिहार में नहीं लगता है, स्टेट में नहीं लगता है, ये सब फालतू बातें हर जगह लगता है ना। हर कोई आपका एप्टीट्यूड चेक करता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, आप मेंटली प्रेजेंट हैं कि नहीं, हर जगह चेक किया जाता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा जो वीडियो है, आपसे अनुरोध होगा कि आप उसको बिल्कुल बिल्कुल देखें, जरूर देखें, 2-4 बार देखें, 10 बार देखें, और हमने जो ट्रिक्स बताया है उस हिसाब से आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर पाएँ। अंत में आपसे बस यही अनुरोध होगा कि कृपया करके आप लाइक करें हमारे वीडियोस को, हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जो कमेंट करते हैं हम लोग आपका कमेंट देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। तो बस आपसे यही अनुरोध रहेगी कि आप हमारा मोटिवेशन बना के रखिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब फाइनल स्टेज में है, बहुत प्रेशर नहीं लेना है। जो चीज़ें थोड़ी बहुत हम बता रहे हैं इसको आप देख लीजिए और जो अपना रिवीजन जो है उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखिए। तो आप बिना प्रेशर लिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे चीज़ों को उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।